Hello guys, welcome to new video on the channel Study Time. So today we are going to continue economics chapter number 4, that is supply. Okay, so in the previous video we have already seen what is supply, what is the difference between stock and supply, meaning, definition of supply, and what individual supply and market supply. Okay, so now we will go to the further concept, that is law of supply. Okay, so law of supply is also an important concept or important topic from chapter number 4, supply. It mostly comes for the last question for 8 marks. Okay, so before starting with law of supply, please like, share and subscribe to the channel and press the bell icon to get the notifications of new videos. So let's begin. लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो जैसे हम लोग ने देखा है लॉ ऑफ डिमांड होता है, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है. ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, अभी सप्लाई क्या होता है, हम लोग ने देखा कि ज़्यादा प्राइस पे जो सेलर होता है वो ज़्यादा बेचता है और कम प्राइस पे सेलर कम बेचता है. ओके, सो दैट इज सप्लाई. तो उसका ही लॉ होता है, अकॉर्डिंगली टू दैट सप्लाई चलता है. ओके, तो अभी देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. तो इंट्रोडक्शन. The law of supply is also a fundamental principle of economic theory like the law of demand. Okay, तो जैसे law of demand एक economic theory है, एक fundamental principle है, वैसे ही law of supply भी एक fundamental principle है, एक economic theory है. Okay, it was introduced by Professor Alfred Marshall in his books Principles of Economics, which was published in 1890. Okay, तो ये जो law of supply है, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनके बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया था. और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो 1890 में पब्लिश हुई थी. द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ओके, तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये हमें बताता है कि देयर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताता है. स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब जो बाकी की चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी. और हायर द प्राइस, मतलब जितना ज़्यादा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड, उतनी ज़्यादा प्रोड्यूसर्स सप्लाई करेंगे. लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जितनी प्राइस कम उतना सेलर्स कम बेचेंगे. ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में दिया है. ओके, नेक्स्ट इज इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट इन राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा. ओके, मतलब अगर सादे शब्दों में बात किया जाए तो अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता. और जो प्राइस होती है वो जब ज़्यादा होती है तब ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो कम क्वांटिटी को सप्लाई किया जाता है. ओके, दैट इज सप्लाई. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. Okay, तो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट होता है इन द सेम डायरेक्शन. अगर सप्लाई प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम होगा. ओके, नेक्स्ट इज सिम्बॉलिकली एस एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स. ओके, तो इसका मतलब है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू, इट इज फंक्शनल टू प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी. ओके, तो अभी एस क्या होता है? तो सप्लाई. ओके, एस मतलब सप्लाई, एक्स का मतलब होता है कमोडिटी. ओके, तो जैसे मैंने ये जो फॉर्मूला है वो पढ़ के दिखाया, एक्स एक्स मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स. ओके, इज इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन और पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. ओके, तो एक्चुअली में अगर आप बोलते हो ना जैसे फॉर्मूला रहता है तो सप्लाई का फॉर्मूला ये है. नाउ अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब अगर सप्लाई का लॉ है तो सर्टेन अजम्पशंस रहते हैं. ओके, कि ये अजम्पशंस फॉलो करना होता है तभी हम लोग का जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बराबर आता है. ओके, तो ये अजम्पशंस होते हैं फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई. तो देखते हैं कौन से अजम्पशंस होते हैं फॉर द
लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर। ओके, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आया तो जो सेलर का प्रॉफिट होता है, बेचने वाले का प्रॉफिट होता है, उस पर भी असर पड़ता है। Therefore, less quantity will be supplied at the same price. ओके, तो सेलर के प्रॉफिट में असर पड़ेगा, तो सेलर क्या करेगा, उतने प्राइस में भी लेस क्वांटिटी को बेचेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो जो भी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए वो भी सेम होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। ओके, तो जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वो हमें चेंज नहीं करनी। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ओके, तो अगर हमारी टेक्निक जो प्रोडक्शन की है वो इम्प्रूव्ड है, अपग्रेडेड है, ओके, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होने लगेगा। जितनी ज़्यादा हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना हम लोग के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। थर्स इन दिस टर्न मे लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई एट द सेम प्राइस। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सप्लाई है ओके उसी प्राइस पे हम लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रहा है। थर्ड इज़ नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, मतलब जो भी वेदर है, क्लाइमेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस। ओके, तो जो भी वातावरण है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्लाइमेटिक चेंज, वेदर चेंज नहीं होना चाहिए। नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में डिक्रीज सप्लाई। ओके, तो जो नेचुरल कॉजेज़ है या फिर ऑकरेंस है जैसे कि फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये नेचुरली होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ हुई तो क्या होगा, हमारा जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन द फोर्थ वन इज़ नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट इज़ अज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज। ओके, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हुई, ट्रेड पॉलिसी हुई, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इनमें चेंज आया तो सप्लाई में भी चेंज आएगा। ओके, नाउ फॉर इजी एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग, अगर सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हुई, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोडक्ट पे बैन लाया, ओके, तो ऑब्वियस है कि उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा मार्केट में। ओके, बट अगर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोडक्ट के लिए इनकरेज किया, ओके, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज जैसे एग्जांपल बैन हो रहा है तो प्लास्टिक का गवर्नमेंट ने बैन किया था, तो ऑब्वियस है कि जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन था वो भी कम हो गया था और प्लास्टिक का सप्लाई भी कम हो गया था क्योंकि उस पर कुछ फाइन्स चार्ज किया था गवर्नमेंट ने। ओके, तो ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में अगर कोई चेंज आया तो सप्लाई में भी चेंज आता है। सो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो अनचेंज होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस। ओके, तो क्योंकि अगर हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सप्लाई बढ़ा देंगे उसी प्राइस में। ओके, पहले हम लोग उसी प्राइस में 100 यूनिट्स है वो सप्लाई कर रहे थे, अभी हम लोग उसी प्राइस पे 200 यूनिट सप्लाई कर, क्योंकि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी एंड स्मूथ हो चुका है। ओके, तो इसकी वजह से क्या आएगा, सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा। तो नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, मतलब जो अदर गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं, उनकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो भी रिलेटेड कमोडिटीज़ है जैसे कि सब्सटीट्यूट गुड्स हुए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए, तो इनकी जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। If they change, the law of supply may not hold true because of the producer may transfer resources to other product. Okay, तो इसके वजह से क्या होता है, अगर किसी भी कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में
चेंज आया तो जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगा, और अगर सप्लाई चेंज हुआ तो लॉ ऑफ सप्लाई विल बी नॉट होल्ड ट्रू। कि मतलब वो सही नहीं होगा। ओके, सो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो जो भी रिसोर्सेज लाया है वो उस प्रोडक्ट के लिए लाया था, बट वो अनदर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेगा, तो उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट द 7th वन इज नो फ्यूचर एक्सेप्टेशंस। मतलब हमें फ्यूचर का सोच के नहीं चलना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेक्यूलेशन। द लॉ अज्यूम्स दैट द सेलर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो ये लॉ बोलता है कि जो भी सेलर है, बेचने वाला है, उसको फ्यूचर चेंजेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो डिसाइड नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर जो सेलर है उसने सोचा कि फ्यूचर में ऐसे चीज़ होने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फ्यूचर में दिवाली आने वाली है तो मैं तभी ज़्यादा सेल करूँगा या फिर ज़्यादा सप्लाई करूँगा, अभी कोरोना है तो मैं कम बेचूँगा, इट्स लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो भी चेंजेस है ऐसा दिमाग में चल के सेलर को सेल नहीं करना। सो उसको अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में ही सोचना है, फ्यूचर्स के बारे में नहीं। So law of supply is explained with the help of following schedule and diagram. Okay, तो law of supply जो है ये हमें एक शेड्यूल के डायग्राम एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें शेड्यूल दिया है टेबल 4.3 सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो ये सप्लाई का शेड्यूल है। शेड्यूल इज नथिंग बट अ टेबल। ओके, अ फॉर्मेट लाइक अ टेबल। सो यहाँ पे दिया है 2 कॉलम दिए है। फर्स्ट कॉलम में दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो एक्स कमोडिटी की प्राइस दिया है इन रुपीज़, और नेक्स्ट कॉलम में दिया है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। ओके, मतलब प्राइस और सप्लाई हमें दिया है। तो अगर हम लोग ने देखा जब प्राइस, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था तब 100 kgs कमोडिटी सप्लाई हुई थी। जब प्राइस 20 हुई तब 200 यूनिट्स, नॉट यूनिट्स, kg सप्लाई हुआ था। देन जब प्राइस 30 हुआ तो 300 kg सप्लाई हुआ। उसके बाद जब प्राइस 40 हुआ तो 400 kg सप्लाई हुआ था, और जब प्राइस 50 हुई तब 500 kg सप्लाई हुआ। तो हम लोग ने इस शेड्यूल में से क्या देखा कि जब जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था, ओके, वैसे वैसे जो डिमांड है वो भी उसके हिसाब से ही जा रहा है। ओके, मतलब जैसे 10 से 20 हुआ, ओके, प्राइस बढ़ा, तभी 100 से 200 यूनिट्स कमोडिटी का सप्लाई हुआ। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा जो हमारा सप्लाई है वो भी बढ़ा। ओके, सो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। ओके, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अभी अगर हम लोग उल्टा गए, जैसे 50 से प्राइस 40 आया, 40 से 30 आया, ऐसा देखा तो हम लोग ने सप्लाई कैसे 500 से फिर 400 हो जाएगा, 400 से 300 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ओके, तो जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है, जैसे प्राइस कम होता है सप्लाई भी कम होता है। नाउ सी टेबल 4.3 एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड। तो ये जो हम लोग ने देखा 4.3, ये हमें क्या बताता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, मतलब डायरेक्ट मतलब दोनों भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जा रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होता है। सो व्हेन द प्राइस राइज फ्रॉम 10 to 20, 30, 40 and 50, द सप्लाई ऑल्सो राइजेज फ्रॉम 100 to 200, 300, 400 and 500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, जैसे प्राइस बढ़ रहा था, हाँ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, वैसे ही जो सप्लाई था वो भी बढ़ रहा था, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500 यूनिट्स हो गया। इट मीन्स व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई ऑल्सो राइजेस, व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, जैसे प्राइस कम हो रहा है सप्लाई भी कम हो रहा है। Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied, which is shown in the following figure 4.4. Okay, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और अभी ये हम लोग को फिगर 4.4 में भी एक्सप्लेन किया है, मतलब डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन किया है।
तो यहाँ पे डायग्राम फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। आई विल एक्सप्लेन यू कि देखो जब भी प्राइस 10 था तब सप्लाई हम लोग का 100 था। ओके, फिर प्राइस 20 हुआ तो 200 यूनिट्स का सप्लाई हुआ था। जब प्राइस 300 हुआ तब 30 यूनिट्स का सप्लाई हुआ था। सॉरी, जब प्राइस 30 था तो 300 यूनिट्स का सप्लाई हुआ था। जब प्राइस 40 था तब 400 यूनिट्स का सप्लाई हुआ था। जब प्राइस 50 हो गया तब 500 यूनिट्स का सप्लाई हुआ था। ओके, सो ऐसा है सप्लाई का डायग्राम। ओके, तो हम लोग को वाई एक्सिस पे दिया है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और यहाँ पे दिया है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज एक्स एक्सिस पे। ओके, सो और ये जो पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 एंड 5 ये है हमारे सप्लाई पॉइंट्स और इसको हम लोग ने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है जिससे एस नाम दिया है। इसे हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। ओके, तो ये है सप्लाई का डायग्राम और ये जो एस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। दिस इज फिगर 4.4 सप्लाई कर्व। तो आगे जाते हैं। नाउ इन द फिगर 4.4 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग ने देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड मेंशन किया है एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, दैट्स 20 30 40 50। द सप्लाई कर्व SS slopes upward from left to right which has a positive slope। अभी ये जो सप्लाई कर्व है हम लोग ने यहाँ पे देखा, ये सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व, तो ये जो सप्लाई कर्व है ये लेफ्ट से राइट जा रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि सप्लाई और प्राइस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, इट इंडिकेट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो ये हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस होते हैं इनके बेसिस पे जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है वो फॉलो नहीं होता। ओके, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो देखते हैं कौन से एक्सेप्शंस होते हैं फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट एक्सेप्शन है सप्लाई ऑफ लेबर। ओके, तो सप्लाई ऑफ लेबर ये है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर दैट वर्कर्स टू वर्क एट द गिवन वेज रेट। ओके, तो लेबर सप्लाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ओके, मतलब तो जितने भी घंटे वर्कर्स लोग काम करते हैं उसके हिसाब से उन लोग को वेज रेट दिया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सप्लाई कर्व। ओके, तो अगर आप इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो सप्लाई कर्व से इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेस द सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स ऑफ वर्क वुड इंक्रीज। ओके, तो अगर आप देखोगे तो वेज रेट जैसे बढ़ता है वैसे लेबर सप्लाई का जो वर्किंग आवर्स है वो भी बढ़ना चाहिए। ओके, और अगर मतलब वेज रेट बढ़ रहा है और जो वर्किंग आवर्स है वो भी बढ़ रहे हैं, ओके, तो सप्लाई के हिसाब से बराबर जा रहा है। सो द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ओके, तो सप्लाई कर्व जैसे हम लोग ने डायग्राम में देखा वो अपवर्ड शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई ऑफ लेबर दैट इज आवर्स ऑफ वर्क fall with further rise in the wage rate and supply curve of labor bend backwards। okay, but जो सप्लाई कर्व होता है लाइक नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग जैसे वो कम होते हैं, ओके, जैसे जैसे उनका जो वेज रेट है वो बढ़ जाता है, मतलब उनका जो वेज रेट यानी कि उनका जो रिटर्न्स होता है, उनको वेजेस मिलते हैं, काम करते तो उसके रिटर्न्स में उन लोग को वेजेस मिलता है। तो अगर उनका वेजेस बढ़ रहा है तो उनका वर्किंग आवर्स भी बढ़ना चाहिए, बट इन केस ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है उनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो कम होता है। ओके, और उसके वजह से जो लेबर कर्व होता है वो बैकवर्ड्स बेंड होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ वर्कर्स वुड प्रेफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। ओके, ये क्यों होता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो आराम करना पसंद करते हैं अगर उन लोग को ज़्यादा पगार मिल रही है तो। Thus, after a certain point, when wage rate rises, the supply of labor tends to fall। Okay, उसके वजह से क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट आता है जब वेज रेट बढ़ रहा है बट जो सप्लाई का जो लेबर्स का होता है दैट इज़ वर्किंग आवर्स वो फॉल होता है, यानी कि कम होता है।
इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग ने बैकवर्ड बेंडिंग कर्व देखा तो हम लोग को समझ आएगा। So table number 4.4 and figure number 4.5 explains the backward bending of the labor curve. Okay, तो ये जो फिगर है 4.4 और 4.5, इससे हम लोग को पता चलेगा कि बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व क्या होता है और ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है ओके वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे है टेबल 4.4 दैट इज लेबर सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे हमें शेड्यूल दिया है लेबर सप्लाई का। तो फर्स्ट 3 कॉलम दिया हम लोग को। फर्स्ट कॉलम में दिया है वेज रेट इन रुपीज़ पर आवर। ओके, मतलब हर एक घंटे से उन लोग को पैसा कितना रहता है। ओके, घंटे वाइज पर आवर। देन सेकेंड में दिया है आवर्स ऑफ वर्किंग पर डे, मतलब हर एक दिन में वो कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस, मतलब टोटल उनको कितना वेज रेट मिलता है। सो फर्स्ट इज 100। ओके, मतलब 100 आवर्स उनको 100 रुपीज़ मिलता है। तो वैसे अगर वो दिन में 5 घंटा काम कर रहे हैं तो उन लोग का वेज रेट कितना होगा 500। ओके, नेक्स्ट इज 200 पर आवर, ये मतलब 200 मिल रहा है उन लोग को 1 घंटे के लिए। तो ऐसे अगर उन लोग ने 7 घंटा काम किया तो उन लोग का वेजेस कितना होगा 1400। ओके, और वैसे अगर 300 रुपया पर आवर है और उन्होंने 6 घंटा काम किया तो उन लोग का वेजेस कितना होगा 1800। ओके, समझा। तो ये है लेबर सप्लाई शेड्यूल। अभी इस शेड्यूल से हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। नाउ सी दिस इज द डायग्राम 4.5। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग को दिया है सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब आवर्स ऑफ वर्किंग। ओके, वो कितना घंटा काम करते हैं, 5 आवर्स, 6 आवर्स और 7 आवर्स। ओके, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लोग को दिया है वेज रेट पर आवर। ओके, मतलब पर आवर उन लोग को कितना पैसा मिलता है। तो अगर 100 रुपीज़ पर आवर मिल रहा है तो वो कितना काम करते हैं 5 घंटा। ओके, अगर उन लोग को 200 रुपया मिल रहा है तो वो कितने घंटे काम करते हैं 700 रुपया। ओके, बट अगर उन लोग को 300 रुपया मिल रहा है पर घंटे का तो वो 6 घंटे ही काम कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल में सप्लाई के हिसाब से कैसा होना चाहिए, अगर उन लोग को 300 रुपया मिलना चाहिए तो वो 8 घंटा काम करना चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये कितना काम कर रहे हैं सिर्फ 6 घंटा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो सप्लाई कर्व है वो पहले अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, बट इसके वजह से क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड बेंड होके S1 के यहाँ पे आ गया। ओके, क्योंकि इसका बैकवर्ड बेंडिंग हो गया क्योंकि उन्होंने जो लॉ ऑफ सप्लाई वो फॉलो नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा कि SAS जो है, मतलब पहला अगर देखोगे तो ये है S, उसके बाद है A, उसके बाद है S1। ओके, तो अभी यहाँ पे दिया है SAS1 इज अ बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, मतलब ये हमें क्या दिखाता है, ये डायग्राम, ये लाइंस, ये कर्व वो है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। ओके, उसके बाद SA जो है, SA क्या है, इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व। ओके, मतलब इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व SA कर्व बताता है। और AS कर्व जो है, AS कर्व जो है ये हमें बताता है कि लेजर टाइम। ओके, सो दिस इज फिगर 4.5। अभी देखो इन फिगर 4.5 सप्लाई ऑफ लेबर दैट इज आवर्स ऑफ वर्क इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेज रेट पर आवर इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। तो हम लोग ने देखा कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया है सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि आवर्स ऑफ वर्किंग, उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या दिया है वेज रेट एज पर आवर। नाउ द कर्व SAS रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो SAS जो कर्व है ये हमें क्या बताता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। इनिशियली व्हेन द वेज रेट इज 100 पर आवर 10 आवर्स ऑफ वर्किंग इज 5, मतलब जब 100 रुपया मिल रहा था पर आवर, मतलब हर घंटे का 100 रुपया, तो लोग कितना काम कर रहे थे 5 घंटा। द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव्ड इज ₹500, तो उनको कितना मिल रहा था 500 रुपया। When the wage rate rises from 100 to 200, hours of work will also rise from 5 hours to 7 hours. The total amount of wages would be also rise from 500 to 1400. Okay. तो उसके बाद
जब वेज रेट था वो 100 से 200 हो गया, तो उसका नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग भी बढ़ना चाहिए, तो वो 500 से 700 हो गया। तो उसके हिसाब से जो अमाउंट ऑफ वेजेस है वो कितना हो गया, 500 से 1400। ओके, तो लाइक वेज रेट भी बढ़ा, उसके वजह से नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी बढ़े, और जो अमाउंट ऑफ वेजेस है वो भी बढ़ गया। ओके, तो यहाँ तक तो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई जैसे ही प्रॉपर जा रहा था। नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ लेबरर एंजॉयज द हाइएस्ट अमाउंट दैट इज 1400 एंड वर्क फॉर 7 आवर्स। ओके, तो जब भी लेबर्स को हाईएस्ट अमाउंट मिल रहा था दैट इज 1400 और वो 7 घंटा काम कर रहे थे। इफ वेज रेट राइजेस फर्दर फ्रॉम 200 to 300, the total amount of wages may rise, but labor will prefer leisure time and denies to work for extra hours. Okay, तो जब वेज रेट 200 से 300 हुआ, मतलब अगर अमाउंट बढ़ गया, वेज रेट बढ़ गया, तो उनका जो वर्किंग आवर्स है या फिर वर्क है वो भी बढ़ना चाहिए। ओके, बट लेबर्स लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो फ्री टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वर्किंग आवर्स कम कर देते हैं। थर्स ही इज़ रेडी टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर। इसके वजह से वो क्या करते हैं, 6 घंटा भी काम करने के लिए रेडी होते हैं। एट द पॉइंट ए द सप्लाई कर्व बेंड बैकवर्ड्स विच बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो ए पॉइंट पे क्या होता है, जो सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंड होता है, इसकी वजह से ये लॉ ऑफ सप्लाई के लिए एक्सेप्शन बन जाता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज लेबर सप्लाई। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल गुड्स। तो एग्रीकल्चरल गुड्स भी क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स as they are produced in a specific season and their production depends on the weather conditions. Okay, तो जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है वो एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक सीजन के लिए रहता है, मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंगली टू द सीजन होता है, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड होता है। जैसे वेदर कंडीशंस हो गए उसके हिसाब से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है वो ग्रो होंगे। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर, इफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज लो, देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन एट हायर प्राइस। ओके, अगर उनके लिए जो वेदर कंडीशंस या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है, ओके, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लो होगा, मतलब बहुत कम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, तो इसके वजह से जो सप्लाई होगा वो हम लोग ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा प्राइस है फिर भी हम लोग सप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना अवेलेबल गुड्स ही नहीं है, एग्रीकल्चरल गुड्स का अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो ज़्यादा सप्लाई भी नहीं कर सकते अगर प्राइस ज़्यादा मिल रही है तो भी। ओके, सो एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। अर्जेंट नीड ऑफ कैश। ओके, मतलब अगर हमें कैश की बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत है, if the seller is urgent need for hard cash, he may sell his product at which may even be a price below the market price. ओके, तो अगर जो सेलर है, बेचने वाला है, उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो किसी भी प्राइस पे उसके जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा। अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट प्राइस से कम भी है फिर भी वो सेल करेगा, क्योंकि उसको कैश की ज़रूरत है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जो ज्वेलर्स होते हैं, ओके, उनका कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट है, ओके, और अगर उनका डॉक्टर ने बोला है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए आपको 50 lakhs जो है वो भरना पड़ेगा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट गो ऑन द कॉस्ट। तो 50 लाख आपको भरना पड़ेगा। अभी ये ज्वेलरी वाला है तो उसके पास ज्वेलरी का शॉप है, ज्वेलरीज होगी, तो इसको अर्जेंटली कैश चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं भरा तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको जल्द से जल्द उसको कैश भरना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपने जो ज्वेलरीज है वो डिस्काउंट में या फिर कम रेट में बेचना स्टार्ट करेगा। ओके, तो बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, उसका बहुत सारी जो ज्वेलरीज है वो बिक जाएंगी और उसको पैसा भी मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वो ज्वेलरीज बेच रहा है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस से कम प्राइस में बेच रहा है। ओके, उसका लॉस तो हो रहा है, बट उसको अर्जेंट चाहिए कैश, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वो बेचना पड़ा। ओके, सो दैट इज़ अर्जेंट नीड फॉर कैश। तो इसके हिसाब से अगर सप्लाई कर्व देखोगे तो कम प्राइस पे उसको कम बेचना चाहिए, बट वो ज़्यादा बेचेगा क्योंकि उसको ज़्यादा कैश की ज़रूरत है। सो अर्जेंट नीड ऑफ कैश इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई।
नेक्स्ट इज फोर्थ पेरिशेबल गुड्स. ओके, पेरिशेबल गुड्स भी एक्सेप्शंस है. क्यों? इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट अ लोअर प्राइस टू अवॉइड द लॉस. ओके, तो जो सप्लायर है वो पेरिशेबल गुड्स का सेल ज़्यादा करेगा कम प्राइस में भी, क्योंकि उसको लॉस बेयर नहीं करना. अभी पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क हुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हुआ. तो सेलर क्या करेगा कि कम प्राइस में भी बेच देगा, क्योंकि अगर वो रख भी देगा तो भी वो ख़राब हो जाएंगे. इससे अच्छा वो कम प्राइस में सेल करेगा तो उसको थोड़ा बहुत पैसा तो मिल जाएगा. ओके, इसके लिए वो कम प्राइस में भी सेल करता है. तो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, एग्स. ओके, मैंने बोला मोस्टली मिल्क जो होता है या फिर फ्रूट्स होते हैं या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो. ओके, सो पेरिशेबल गुड्स आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन इज रेयर गुड्स. ओके, तो रेयर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेयरली हमें मिलते हैं. द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंगली टू द डिमांड. ओके, तो जो रेयर गुड्स का सप्लाई होता है वो हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते डिमांड के हिसाब से. मतलब अगर बहुत सारा डिमांड है तो हम लोग बहुत सप्लाई कर रहे हैं, कम डिमांड है हम लोग कम सप्लाई कर सकते हैं. ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि रेयर गुड्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं. रेयर मतलब वो हमें ज़्यादा नहीं मिलते, वो बहुत कम क्वांटिटी में रहता है. ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती है वो अभी देखोगे तो बहुत रेयर है, बहुत स्पेसिफिक है, कम जगहों पे दिखती है. तो वैसे तो अगर उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है तो हम लोग उसका डिमांड नहीं बढ़ा सकते. ओके, इवन इफ द प्राइस राइजेज द सप्लाई मी रिमेन्स अनचेंज. ओके, तो अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है तो सप्लाई कैसे होगा? जितना है उतना ही सप्लाई रहेगा. सप्लाई में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, सप्लाई बढ़ा भी नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल रेयर पेंटिंग्स, ओल्ड कॉइन्स, एंटीक गुड्स एक्सेट्रा. ओके, तो जो रेयर पेंटिंग्स होती है कि जैसे मोनालिसा पेंटिंग एंड ऑल, वो रेयर है, एक ही होती है, एक दो होते हैं, तो वो उसी हिसाब से क्या होती है, उनका जो सप्लाई होता है वो उतना ही होता है. देन ओल्ड कॉइन्स. ओके, अगर आप ओल्ड कॉइन्स देखोगे इन द टाइम्स ऑफ जब किंग्स थे 19th सेंचुरी एंड ऑल, तो उनके जो कॉइन्स है वो अभी के टाइम पे बहुत रेयर रहते हैं. ओके, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को वैसे कॉइन्स चाहिए, ओके, हम लोग को वैसे 100 कॉइन्स चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको उसके 100 कॉइन्स मिले, क्योंकि दैट आर रेयर गुड्स. आप कितने भी प्राइस उसके लिए दो, मतलब एक कॉइन के लिए अगर आप बोल रहे हो मैं एक कॉइन के लिए आपको 1 लाख दूंगा या फिर मैं 30 lakhs में एक कॉइन खरीदूंगा, आप मुझे 100 कॉइन्स दे दो, फिर भी आपको कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, वो रेयर गुड्स है. ओके, और वैसे ही एंटिक गुड्स भी क्या होता है, रेयर गुड्स होते हैं, तो उसका आप लोग जो क्वांटिटी है वो बढ़ा नहीं सकते, इवन अगर सप्लाई ज़्यादा है तो भी. ओके, सो दिस वाज द फिफ्थ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. So I hope you understood the video and it was helpful for you. So please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon, because now I am going to come with the revision videos for all subjects, all lectures, all chapters. Okay, so stay tuned for that and subscribe to my channel and press the bell icon to get the fastest notifications of the upcoming video. So take care, stay happy, good day. Meet you in the next video. Bye guys.